सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 एमसीक्यू ऑफ यूनिट 1। पिछले 26 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम 27 से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ 27th क्वेश्चन इज डेटा रेट इज कॉल्ड डैश एंड सिग्नल रेट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा रेट को हम एक्चुअली बिट रेट कहते हैं और सिग्नल रेट को हम एक्चुअली बॉड रेट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हमारा एम क्या रहता है कि हमें डेटा रेट कम करना है कि सिग्नल रेट कम करना है। ठीक है, तो उसका आंसर ये होगा कि वी ऑलवेज वांट टू इंक्रीज द डेटा रेट और सिग्नल रेट को हम कम करना चाहते हैं। ठीक, तो डेटा रेट को हमेशा इंक्रीज करना चाहते हैं और सिग्नल रेट को हम कम से कम करना चाहते हैं। अगर आपको याद करना हो तो उसके लिए एक एनालॉजी यूज कर सकते हैं कि आप इस तरीके से एज्यूम करिए कि डेटा रेट एक्चुअली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड सिग्नल रेट एक्चुअली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो कितनी आप व्हीकल्स यूज कर रहे हैं वो आपका सिग्नल रेट है और डेटा रेट है उस व्हीकल में कितने पर्सन्स को आप बैठा रहे हैं। तो जनरली हम प्रीफर करेंगे कि सिग्नल रेट कम हो, कम से कम गाड़ियां चलें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के जाएं। ठीक है, तो ये एनालॉजी अगर आपको याद रहेगी तो आप उस क्वेश्चन का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट आवर एम इज टू इंक्रीज डेटा रेट एंड डिक्रीज सिग्नल रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सो इसका आंसर हो गया आपका bit rate and baud rate. So 27 का आंसर नंबर B is correct. Next question number 27 28. Which of the following is not a guided media? ठीक है, कौन सा guided media नहीं? So देखिए नोट लगा हुआ तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल भी है, वायरलेस नहीं है, कॉपर केबल है। तो इसका आंसर होगा 28 का डी, मीन्स वायरलेस लैन इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एंटीना यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन में कौन सा एंटीना यूज होता है? सो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 1 ए, मीन्स ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो रेडियो वेव्स अगर होती हैं तो ओमनी डायरेक्शनल यूज होता है और अगर माइक्रोवेव्स होती हैं तो यूनी डायरेक्शनल। तो ओमनी मतलब हर डायरेक्शन में, हर दिशा में जाएगी। ठीक, तो 29 का आंसर होगा ए। Now coming to question number 30, which of the following is not a characteristic of virtual circuit network? तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क से आपसे बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप डिफाइन करें तो सर्किट स्विचिंग था, फिर एक पैकेट स्विचिंग था। पैकेट स्विचिंग दो पार्ट में डिवाइड था, एक डेटाग्राम और दूसरा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। सो देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। देयर आर सेटअप एंड टीयर डाउन फेज। ठीक है, वर्चुअल सर्किट में दोनों फेजेस होती हैं। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड ड्यूरिंग सेटअप फेज और ऑन डिमांड, ये भी सही है। आप एक रिसोर्स को ऑन डिमांड आप सेटअप करते हैं। ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ, ये इसका एडवांटेज है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल सर्किट में सभी पैकेट जो एक ही पाथ के थ्रू जाते हैं, जबकि डेटाग्राम में आप अलग अलग पाथ के थ्रू जा सकते हैं। डी है वर्चुअल सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड इन एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो वर्चुअल सर्किट आपका इम्प्लीमेंट होता है डेटा लिंक लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30 इज डी। ठीक, ये जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्योंकि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क आपका डेटा लिंक लेयर पे जो है वर्क करता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका कि द आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज। ठीक है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जो आइडेंटिफायर यूज किया जाता है वो क्या है? दैट इज वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, इसको वीसीआई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वी सी आई। ठीक है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, तो ये यूज किया जाता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोग गलत करते हैं। सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट दिस लेयर। सर्किट स्विचिंग किस लेयर पे वर्क करता है? तो सर्किट स्विचिंग आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, जबकि वर्चुअल सर्किट आपका डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। So question number 33 is virtual circuit switching takes place at layer. So for question number 32, the answer will be option D, means data link layer. Now चलिए next question देखते हैं। Question number 34. So the dash created a model called open system interconnection. तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा। So it is basically
34 का आंसर है आपका ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने OSI मॉडल जो है प्रपोज किया था। नाउ 35th क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। TCP/IP इज डैश हायरार्की प्रोटोकॉल सूट डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। तो दो चीजें पूछी हैं इसमें, TCP/IP में कितनी लेयर्स होती हैं और वो OSI के पहले डिजाइन किया था कि बाद में डिजाइन किया गया था। तो TCP/IP में बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं, कहीं कहीं 4 लेयर हुआ, लेकिन लेटेस्ट में आपकी 5 लेयर है, तो आप 5 लेयर वाले पे ही ऑप्शन पे टिक करेंगे। So TCP/IP is a 5-layer hierarchical protocol suite developed before, ठीक है, ये पहले TCP आपका पहले डेवलप हुआ था, वैसा इसके बाद में आया था। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 35 द आंसर इज बी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 36। 36 का है, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, तो इसका आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, ये रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 37 इज इम्पोर्टेंट। 37 का क्वेश्चन है, ये क्रॉस बार स्विच इज ए, क्रॉस बार स्विच कौन सा स्विच होता है? स्पेस डिवीजन है, टाइम डिवीजन है कि वर्चुअल स्पेस है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्पेस डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली जो है वो अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो क्रॉस बार स्विच इज ए स्पेस डिवीजन स्विच, ठीक है, टाइम डिवीजन नहीं है, वर्चुअल स्पेस नहीं है, ये इसका 37 का आंसर होगा ए। और 38 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये डैश स्विच यूजली हैज ए हाई एफिशिएंसी देन डैश स्विच, ठीक है। तो मल्टी स्टेज में अगर हम स्विचिंग करते हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल क्रॉसओवर, बिकॉज सिंगल क्रॉसओवर में ब्लॉकिंग आपकी ज्यादा होती है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 38 द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 भी बड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉस बार स्विच विथ एक्स इनपुट्स एंड वाई आउटपुट रिक्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक्स इनपुट है, 1 2 3, और यहाँ पे आपके वाई आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जितने ये पॉइंट्स हैं ये आपके सारे क्रॉस पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ जहाँ जितने भी जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये सारे आपके क्रॉस पॉइंट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स इंटू वाई। तो क्रॉस बार से जिसमें एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है, उसमें कितने होंगे, कितने आपके क्रॉस पॉइंट्स होंगे, एक्स इंटू वाई। सो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 40 is dash occurs when there is no path available between an input and output। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉकिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 का आंसर नंबर बी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 41। डेफिनेटली इस क्वेश्चन नंबर 41 पे आपके जो है 4 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर पर्टिकुलर लेयर इस तरीके से पूछेगा, तो अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है वो जिस पे वर्क करता है। अगर आप स्टार्टिंग से देखा जाए तो अगर आप फिजिकल लेयर की बात करेंगे तो वहां पे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बिट हो जाएगा। उसके ऊपर बात करेंगे डेटा लिंक लेयर पे, तो वहां पे हो जाएगा आपका फ्रेम। नेटवर्क की बात करेगा तो वहां पे हो जाएगा पैकेट। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे हो जाएगा सेगमेंट। और उसके बाद जितनी भी लेयर है सबके लिए आपका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट मैसेज होता है, ठीक है। तो याद करेंगे इस पे आपके 3 to 4 MCQs क्वेश्चन जो है वो डिजाइन हो सकते हैं कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है किसी लेयर की। तो यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन लेयर की बात की है, तो एप्लीकेशन लेयर में आपका मैसेज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर नंबर सी, ठीक है। अगर यही लेयर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर फिजिकल लेयर बोलता है, अगर ये फर्स्ट लेयर बोलता है, मैं नाम लिख रहा हूँ, फिजिकल लेयर लेता तो उसके लिए हो जाता है आपका बिट, ठीक है। इसके लिए आपका हो जाता है बिट प्रोटोकॉल डेटा। सेकेंड यूनिट की बात करता है सेकेंड लेयर की, तो वहां पे हो जाता है आपका फ्रेम, ठीक है, फ्रेम हो जाता है। थर्ड लेयर की बात करता है तो वहां पे हो जाता है आपका पैकेट। पैकेट के ऊपर अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करता है तो वहां पे हो जाता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट के बाद जो है जितनी लेयर्स हैं ऊपर वाली, वहां सबके लिए आपका मैसेज होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर के लिए आपका मैसेज हो जाएगा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 242। मेन बेनिफिट ऑफ लेयर्ड नेटवर्क इज, अगर आप लेयरिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो पहला देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाता है। सेकंड इज ईच लेयर में बी एनालाइज एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली, ये भी ठीक है, इंडिपेंडेंसी आ जाती है अलग अलग लेयर में, क्योंकि अगर किसी एक लेयर में प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर लेयर में जाकर उसको सही करते हैं।
सी हैज सर्विसेज ऑफर्ड एट ए पर्टिकुलर लेवल में शेयर द सर्विसेज ऑफ, बिल्कुल ठीक है ये भी। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली को ट्रांसफर करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मीन्स ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव वायर्स आर ट्विस्टेड इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया टू मिनिमाइज। जो ट्विस्टिंग की जाती है, अगर आपने ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा होगा, तो ट्विस्टिंग जो की जाती है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, ठीक है, तो उससे स्पीड कम हो जाती है। ऐसा नहीं, स्पीड नहीं कम होती है, कॉस्ट तो मेरे ख्याल से बढ़ ही जाएगी, अगर आप तार को मोड़ेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगनी चाहिए। क्रॉस टॉक कम होता है क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है नॉइज का, और वो कट हो जाता है दोनों की तरफ से, तो वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो इट इज़ यूज टू एक्चुअली मिनिमाइज क्रॉस टॉक। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। 44 को देखते हैं। डैश इज नॉर्मली रिफर्ड एज एम बी स्लैश एन बी कोडिंग। तो एम बी स्लैश एन बी कोडिंग का मतलब है कि इनपुट में आपके एम बिट्स हैं और आउटपुट में आपके एन बिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिप्लेस करता है एन बिट ग्रुप को, स्मॉल एम बिट जो लेफ्ट में है उतने बिट को एन वाले ग्रुप में चेंज करता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक कोडिंग। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 44 द आंसर इज ए, मीन्स ब्लॉक कोडिंग। Now coming to question number 45, this is also a very important question क्योंकि कई एग्जाम्स में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डैश प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट्स। तो इसका आंसर है स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीडीयू एज ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, वही जो बात हुई थी कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका सेगमेंट होता है। फॉर 46 का आंसर इज सेगमेंट। ओके, तो कुछ पहले यूनिट में लाइन कोडिंग पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स हैं। ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 0 1, एक सीरीज दी गई है 0 1 0 0 1 1 0। आपको इसको डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम से रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है आपका एनआरजेड एल, और फिर एनआरजेड आई, फिर बाईपोलर एएमआई, फिर सूडो टर्नरी है, फिर मैनचेस्टर है, फिर डिफरेंशियल मैनचेस्टर है। सो एक क्वेश्चन से ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर डिफरेंट लाइन इनकोडिंग स्कीम्स की बात करें तो वो आपकी हो सकती हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर में आपका एनआरजेड आएगा। उसके बाद सेकंड हो सकता है आपका पोलर। पोलर में आपका एनआरजेड आरजेड बाईफेस मींस मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर ये आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन कोडिंग स्कीम आपकी हो सकती है बाईपोलर। बाईपोलर में एएमआई और सूडो टर्नरी आ जाएगा। फिर आपकी होगी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में 8B60 और 2B/1Q इस तरीके से आ सकती हैं। और लास्ट आपकी हो सकती है मल्टी ट्रांजिशन, इसको कहते हैं MLT3, उसका एक वेरिएंट है। तो बाकी चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं, जो प्रोबेबली ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है वो आपका है NRZ-L, ठीक है। एनआरजेड का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नॉन रिटर्न टू जीरो। यहाँ पे जो है आप जीरो पे बीच वाले लेवल पे देखिए नहीं आ रहा है, तो जीरो पे नहीं आता है। सिंपल एनआरजेड आपका क्लियर है। एनआरजेड में जो आपका जीरो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, और जो वन होगा वो निगेटिव रहेगा, ठीक। तो एनआरजेड एल में आप याद रखिएगा कि जो जीरो होगा वो हमेशा टॉप पे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पॉजिटिव सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा, और वन जो है वो उसका निगेटिव सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा। तो एनआरजेड एल में जहां कहीं भी जीरो होगा वो आपका टॉप लेवल पे रहेगा, और वन होगा वो आपका निगेटिव लेवल पे रहेगा। एनआरजेड आई, आई मीन्स इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब है ये भी आपका नॉन रिटर्न टू जीरो, और आई का मतलब है इन्वर्ट करना है। तो अगर जीरो है तो आपका जैसे ट्रांजिशन चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और लेकिन अगर नेक्स्ट बिट वन आएगी तो आप वहां पे ट्रांजिशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जीरो आपका सिंपल जिस तरीके से प्रोसेस आ रहा है उसी तरीके से चलेगा। नेक्स्ट बिट वन है तो मैं ट्रांजिशन करूंगा। ट्रांजिशन का मतलब है कि ये पॉजिटिव से अब निगेटिव चला जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव आ गया, ये पूरा मूव कर रहा है। इसको मैं एनोटेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखिए जीरो में ये आपका यहाँ तक आया,
नेक्स्ट बिट अगर हमारा 1 होगा तो एनआरजेड आई में आपको याद रखना है, और इसका जस्ट आप रिवर्स करेंगे डिफरेंशियल मैनचेस्टर में। तो एनआरजेड में 0 है तो आपको कोई ट्रांजिशन नहीं करना है, कोई इन्वर्जन नहीं करना है। 1 है तो अगर नेक्स्ट बिट 1 होगा तो इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इस तरीके से जा रहा था, नेक्स्ट बिट मेरी 1 है तो 1 के हिसाब से फिर मैंने इन्वर्ट कर दिया तो मैं निगेटिव पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चलता चला गया। यहाँ पे नेक्स्ट बिट 0 है तो कोई इन्वर्जन नहीं करना, ये चलता जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बिट 1 है तो ये भी चलता जाएगा, यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं करना। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है क्योंकि नेक्स्ट बिट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम निगेटिव में है, तो अब क्योंकि इन्वर्जन करना तो ये अब चला जाएगा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे। फिर ये पूरा चला। अब यहाँ पे नेक्स्ट बिट फिर 1 है, तो जो भी आपका प्रोसेस जहाँ से चल रहा है वहां से इन्वर्ट करना पड़ा। तो ये पॉजिटिव था तो यहाँ से ये निगेटिव पे आ गया, निगेटिव फिर चला। नेक्स्ट बिट फिर 1 है तो आप जिस प्रोसेस चल रहे हैं उसको इन्वर्ट करिएगा, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव था, निगेटिव से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे चलते चलेंगे। नेक्स्ट बिट हमारा 0 है तो 0 जब भी नेक्स्ट बिट होगा तो कोई इन्वर्जन नहीं करना, जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते जाएंगे। तो ये आपका हो गया एनआरजेड आई। बस ध्यान देना है कि 0 होगा तो इन्वर्जन नहीं करना है, 1 होगा तो ही ट्रांजिशन करना है या इन्वर्जन करना है, ये चीज ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बाईपोलर एएमआई। ठीक है, तो बाईपोलर एएमआई में ये है कि अब इसमें क्या है, जितने 1 आएंगे वो आप सक्सेसिव चेंज करते जाएंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर 0 है तो आपका इस लेवल पे रहेगा, 0 वाले लेवल पे है। सिर्फ 1 के हिसाब से चेंज होगा, जितने 0 हैं वो आपके इसी लेवल पे रहेंगे। देखिए यहाँ भी 0 है, 0 इसी पे रहेगा, 0 यहाँ पे का, तो सारे आप पहले 0 ड्रॉ कर लीजिएगा, 0 0 आप इसी लाइन पे रहेंगे। चेंज आपका सिर्फ 1 के हिसाब से होगा। 1 के हिसाब से चेंज ऐसे होगा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो हम इनिशियली इसको पॉजिटिव से लेके चल रहे हैं, तो जब पहला 1 आया तो हमने पॉजिटिव लिया, ये हमने पॉजिटिव वाले के लिए पहला 1 लिया। दूसरा 1 जो आएगा तो हम इसका जस्ट रिवर्स लेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इस 1 का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसके पहले जो भी 1 था उसका ट्रांजिशन था, उसका जस्ट अपोजिट करना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इस 1 का निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर 1 आया है तो अब ये इसको देखेगा, पहले वाले को नहीं देखेगा। इसके जस्ट पहले जो 1 है वो निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद फिर 1 आ रहा है तो इसके जस्ट जो पीछे था उसको देखा, इसका पॉजिटिव था तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो बाई पोलर एएमआई में क्या करते हैं, 1 1 1 पे जो आप सक्सेसिव अल्टरनेट ट्रांजिशंस करते हैं। अगर पहला पॉजिटिव है तो दूसरा वाला 1 जो है नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव उसके बाद वाला पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके ट्रांजिशन मूव करता रहता है। किसमें, बाईपोलर एएमआई में। ठीक है, तो बाईपोलर एएमआई आपको ध्यान देना है। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर 0 होगा तो नो सिग्नल लेवल, सिंपल रहेगा, और अगर 1 है तो आपका जो है वो अल्टरनेट में प्लस माइनस इस तरीके से चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा प्लस है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, यहाँ पे आपका निगेटिव है, यहाँ पे आपका फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो जहां जहां बनाएंगे आप क्या करेंगे, उसको चेंज करते जाएंगे, और 0 जो है आपका वो प्रोसेस एक ही सिंगल नो सिग्नल लाइन आपके सिंपल इसी लाइन पे रहेगी। सूडो टर्नरी जस्ट रिवर्स है बाईपोलर एएमआई का। ठीक है, तो सूडो टर्नरी में क्या होता है, यहाँ पे आप 1 जो है वो आपकी सिंपल लाइन रहती है, 0 के हिसाब से आप चेंज करते हैं। तो अगर आप देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे प्रोसेस सिंपल है, 1 जहां जहां रहेगा वो आपका एक स्टेज पे रहेगा। आप ये जो काम पिछले में 1 पे कर रहे थे यहाँ पे 0 पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे 0 यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरा 0 आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, तीसरा 0 आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बाद चौथा 0 आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सूडो टर्नरी इज जस्ट रिवर्स ऑफ बाईपोलर एएमआई। बस आपको ध्यान देना है कि वहां यहाँ पे 0 के हिसाब से अल्टरनेट चेंज होंगी, और 1 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नो सिग्नल लाइन। तो ये हो गया आपका बाईपोलर एंड सूडो टर्नरी। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। सो मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर में इसको थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि रिप्रेजेंट हो जाए। सो ये देखिए यहाँ पे मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर में आपको क्या करना है, मैनचेस्टर तो सिंपल है, 0 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम हाई टू लो, और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे लो टू हाई। तो ये फिक्स है, जहां जहां 1 आएगा उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां 1 आएगा उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां 0 आएगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 0 मतलब हाई टू लो और 1 मतलब लो टू हाई। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पे आपको बीच में ट्रांजिशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार बीच में 0 के बाद होके जाएगा तो ये यहाँ पे इसको ब्लॉक
बीच में जो है लाइन इस तरीके से ब्रेक करना जरूरी है, बाकी इससे पहले वाले कहीं ब्रेक नहीं किया गया था, तो इसमें एक आपका एक ट्रांजिशन हो जाएगा। तो 1 को आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे हाई टू लो, हाई टू लो, और 0 टू, और 1 को आप करेंगे लो से हाई। ठीक है, तो मैनचेस्टर में जहां जहां इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियल मैनचेस्टर में। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या करता है, जो नेक्स्ट बिट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे आपको इन्वर्जन करना है कि नहीं करना है। तो अगर इसको देखा जाए, जीरो यहाँ पे देखिए, जो आपका एनआरजेड आई में था उसका जस्ट आपको रिवर्स करना है। एनआरजेड आई में क्या था, जीरो में आप नो ट्रांजिशन कर रहे थे, 1 पे आप ट्रांजिशन कर रहे थे, उसका जस्ट आप रिवर्स कर दीजिएगा। यहाँ पे 0 पे आप ट्रांजिशन करिएगा, 1 पे आप नो ट्रांजिशन करिएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा एनआरजेड अगर आई याद है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, आपको डिफरेंशियल मैनचेस्टर का जो है वो डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या करना है, अगर नेक्स्ट बिट मेरी जीरो है तो ट्रांजिशन करना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर से नेक्स्ट बिट मेरी जीरो है तो मैंने ट्रांजिशन कर दिया। ट्रांजिशन मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया। ठीक, उसके बाद नेगेटिव में आ गया, ये प्रोसेस को मैंने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट बिट मेरा 1 है, तो 1 होगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं करना है, जैसे चला तो वैसे चलेगा। तो 1 मतलब ये आपका ऐसे ही चलता चला गया, यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट बिट देखा मैंने क्या, 0 है, 0 में मुझे क्या करना है, ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन करना है इसका मतलब मैं ऊपर चले जाऊँ, अगर ट्रांजिशन नहीं करना तो मैं ये बात फॉलो करता हूँ। तो ये चला गया इधर से, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बिट मैंने देखा, नेक्स्ट बिट मेरी 0 है, 0 मतलब फिर से ट्रांजिशन करना है। तो ट्रांजिशन मतलब ये नेगेटिव से फिर आप पॉजिटिव चले गए, ये आपका ट्रांजिशन हो गया। नेक्स्ट बिट मेरी फिर 1 है, तो 1 में ट्रांजिशन नहीं करना, तो ये पाथ आपका जैसे था वैसे ही चलता चला गया। और यहाँ पे ट्रांजिशन करना था तो ये ऊपर मूव कर जाता। यहाँ पे गए आप, नेक्स्ट बिट मेरी 1 है, तो 1 पे नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन मतलब ये ऐसे ही सिंपल चलता चला गया। फिर यहाँ पे आए, नेक्स्ट बिट मेरी 1 है, 1 पे नो ट्रांजिशन, सिंपल चलते चले गए। नेक्स्ट बिट यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बिट मेरी अब 0 है, 0 मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन करना है। ट्रांजिशन कैसे करूंगा, जहां से हूँ वहां से मैं पाथ अपना चेंज कर दूंगा, निगेटिव में आ जाए। और ये हो गया आपका डिफरेंशियल मैनचेस्टर का। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन इंकोडिंग स्कीम्स है, तो याद करने का तरीका सिंपल ही है। एनआरजेड एल में आपका फिक्स्ड है, 0 आपका पॉजिटिव है, 1 आपका नेगेटिव है। आई याद करना है आपका इन्वर्जन कहाँ पे होता है, 0 है तो इन्वर्जन नहीं, 1 है तो इन्वर्जन करना है। इसका जस्ट रिवर्स आपका हो जाएगा डिफरेंशियल मैनचेस्टर में। सूडो टर्नरी में क्या है आपका, एएमआई का इनवर्स है। एएमआई में क्या था, 1 का सक्सेसिव जो है वो अल्टरनेट आते जा रहे थे। और सूडो टर्नरी जिसका अपोजिट है, जहां 1 था उसकी जगह 0 कर दीजिएगा। मैनचेस्टर में फिक्स्ड है, 0 का यही होगा, 1 का यही होगा, तो जहां उसके रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज रिवर्स ऑफ एनआरजेड आई, वहां जिस पे इन्वर्जन हो रहा था यहाँ पे इन्वर्जन में नहीं होगा, जैसा आप रिवर्स कर दीजिएगा। तो दिस इज बेसिकली द इनकोडिंग स्कीम्स जो पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। So this was all related to unit number 1, and if you have any particular topic, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। So if you like this video, then please press the like button, and shortly I will be coming with unit 2 MCQ questions.